डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम एटम के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर चुके थे और उसमें हमने सिंबल्स के बारे में हमने पढ़ा था। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से जो है इनके सिंबल्स दिए गए और लास्ट में IUCN द्वारा जो दिए गए सिंबल्स थे उनको ही जो है फाइनल माना गया और उसी के हिसाब से जो है आज भी जो है सिंबल दिए जाते हैं और उन्हीं सिंबल्स को हम जो है लर्न करते हैं, ध्यान में रखते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे एटॉमिक मास की। जॉन डाल्टन जो है उन्होंने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी उसमें मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट जो था वो एटॉमिक मास का ही था और वो जो एटॉमिक मास का कंसेप्ट था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बट उनकी थ्योरी से जो है मास को जो है वैसे भी हम देखें कि एटम इतना ज्यादा छोटा होता है कि उसके मास का मेजरमेंट करना जो है बहुत मुश्किल होता है और कुछ प्रैक्टिकल मेथड से जब इसके हाइड्रोजन जो सबसे छोटा एटम है उसका जो मास का कैलकुलेशन किया तो उसका मास जो है 1.66 × 10⁻24 ग्राम निकला और इतना कम मास निकला उसको ही जो है एटॉमिक मास का जो है बेस बनाया गया इनिशियली। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने इसी के हिसाब से जो है इसी के कंपैरिजन में जो दूसरे एटम होते हैं उनका मास निकाला गया है। ये जो स्मॉलेस्ट जो मास है इसी को 1 AMU कहा गया है, एटॉमिक मास यूनिट कहा गया है और इसी के कंपैरिजन में जो दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं या दूसरे एटम जो होते हैं उनका एटॉमिक मास निकाला गया है। ठीक है, कुछ समय तक जो है ये चलता रहा बट एक्सपेरिमेंटली जो है मतलब इनिशियली जो मास हाइड्रोजन का मास है इसको स्टैंडर्ड बनाया गया और इसी के कंपैरिजन में दूसरों के एटॉमिक मास को प्रैक्टिकली निकाला गया। बाद में जो है ऑक्सीजन को जो है स्टैंडर्ड बनाया गया। इसके बाद में क्यों बनाया गया है ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड? क्योंकि ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आसानी से ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और आसानी से जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और ज्यादातर जो एलिमेंट है उनके ऑक्साइड हमें मिलते हैं तो आसानी से हम ऑक्सीजन को सेपरेट करके और दूसरे जो उनसे जो रिएक्ट करने वाले एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मास हम निकाल सकते हैं। इन्होंने जो डेफिनेशन दी उस समय, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज टेकन एज द नंबर ऑफ टाइम एन एटम ऑफ इट इज हेवियर देन 1/60 ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। मींस ऑक्सीजन के जो एटॉमिक मास होता है उसके 1/16 पार्ट से वो एटम कितना हेवियर है। ऑक्सीजन के 1/16 पार्ट से जो आपको जिसका आपको एटॉमिक मास निकालना है वो कितना ज्यादा हेवियर है, इसी बेसिस पे जो है इसका मास निकाला गया। फिर 1968 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट ने जो है फिक्स किया कार्बन 12 और इन्होंने फाइनल कर दिया कि अब जो है स्टैंडर्ड यूनिट जो होगी वो कार्बन 12 के हिसाब से निकाली जाएगी। कार्बन 12 का 1/12 पार्ट, कार्बन 12 का 1/12 पार्ट जितना ज्यादा हेवियर होगा या 1/12 पार्ट से कोई भी एटम जितना ज्यादा हेवियर होगा वो उतना ही जो है उसका एटॉमिक मास होगा। तो in 1961 the International Union of Chemists selected the stable isotope of carbon C12 as a standard for the comparing atomic and molecular mass of element. According to it, the relative mass of an atom of element as compared to an atom of carbon taken as 12. In other words, the atomic mass expresses the number of time an atom of element is heavier than carbon atom taken as 12 or 1/12 of the mass of carbon. So जो फाइनल फॉर्मूला एटॉमिक मास का जो आता है वो क्या आएगा?
एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ एटम अपॉन mass of carbon। इस फॉर्मूले से आप किसी भी एटम का जो है एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, यानी कि हमारे आसपास एटम जो है किस तरह से एग्जिस्ट रहता है, इसकी अपन बात करेंगे। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि एटम जो है वो फ्रीली कभी भी एग्जिस्ट नहीं रहते हैं, हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट रहते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं लेकिन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं रहते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहली बात, नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि ये कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं होते हैं। एंड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल, एटम्स हमेशा जो मिलेंगे हमें नेचर के अंदर वो आयंस की फॉर्म में मिलेंगे या फिर मॉलिक्यूल की फॉर्म में हमें मिलेंगे। तो अब ये तो स्टेबल फॉर्म नहीं है। अब अपन यहाँ पर जो बात करें वो स्टेबल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेबल फॉर्म जो होती है वो मॉलिक्यूल होती है। मॉलिक्यूल में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मॉलिक्यूल किसे कहेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन भी एटम की तरह है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल बट व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सबसे स्मॉलेस्ट तो होता है, यानी किसी भी मैटर को हम छोटे से छोटे तोड़ते जाएं तो फाइनली जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमें मिलेगा उसको ही हम किस नाम से जानेंगे, मॉलिक्यूल के नाम से जानेंगे। बट एटम में और इसके डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि इंडिपेंडेंटली ये रहेगा, ये इंडिपेंडेंटली नहीं रहेगा। तो इस वजह से मॉलिक्यूल जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम अलग अलग एलिमेंट के जो है मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें यहाँ पर तो अलग अलग एलिमेंट के एलिमेंट्स जो है अलग अलग फॉर्म अलग अलग तरीके से जो है नेचर के अंदर पाए जाते हैं। अलग अलग जो इनकी जो फॉर्म होती है उसको हम एटॉमिसिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी के हिसाब से अगर हम देखें कि जैसे जनरली जो ये H2 की फॉर्म में, O2 की फॉर्म में, N2 की फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर दो एटम होते हैं तो इनको डायएटॉमिक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, डायएटॉमिक। और इसी तरह से कुछ जो है सिंगल फॉर्म में होते हैं, यानी उनके दो नहीं जुड़ते तो सिंगल फॉर्म में होते हैं। तो इसमें आर्गन, हीलियम जो होते हैं इनको मोनोएटॉमिक के नाम से जानते हैं। मेटल्स के सारे मोनोएटॉमिक फॉर्म ही इनकी होती है। और इसके अलावा जो फास्फोरस और सल्फर जो होते हैं ये जो है पॉली एटॉमिक कंडीशन होती है, मतलब इनके अंदर बहुत सारे एटम एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सम एलिमेंट डू नॉट हैव सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर। द एलिमेंट्स मे बी represented by their atomic symbols. For example, recently discovered form of carbon is called bulk crystal fullerene, has the molecular formula C60. अब C60 इसका molecular formula है, तो polyatomic condition में ठीक है, ठीक है। बट ये कार्बन के अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं। तो bulk crystal fullerene या जिसे हम नॉर्मली फ्लोरीन भी कहते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो 60 होता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।